जय हिंद। अब जो क्लास होगा केमिस्ट्री का क्लास है सेक्शन बी में केमिस्ट्री का क्लास। क्वेश्चन 30 तक फिजिक्स में हो गया था, तो 31 से स्टार्ट करते हैं और 31 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर कितना? 31। कहता है क्या, एक मोल सिल्वर परमाणु में परमाणु की संख्या क्या होगी? तो जब भी मोल बोला तो मोल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जानना है कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, कहते किसको है, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कहता है मोल इज ए फंडामेंटल केमिकल यूनिट इन टर्म्स ऑफ नंबर, मास और वॉल्यूम। कहता है मोल एक प्रकार का रासायनिक मूलभूत मात्रक है जो संख्या, द्रव्यमान और आयतन के पदों में होता है। तो एक मोल जो होता है वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। तो एवोगाड्रोस नंबर में होता है कितना है, तो 6.023 गुना 10⁻23। चलिए उस समय स्टार्ट करते हैं बनाने का। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक मोल ऑफ एजी जो है, एजी कहने का मतलब क्या, सिल्वर। तो ये जो होता है 6.023 गुना 10⁻23 एटम्स ऑफ क्या, एजी, ऑफ क्या, एजी। तो एजी क्या आपका, वो एलिमेंट है। एजी आपका क्या है, एलिमेंट है। और अगर ये एजी की जगह पे, अगर हो सकता है एलिमेंट की जगह पे कोई कंपाउंड हो, कोई क्या हो, कंपाउंड हो, तो कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए, मॉलिक्यूल्स। बोलता है कि हो सकता था, दूसरा क्वेश्चन अपने मन से बताते हैं, 1 मोल ऑफ, या कोई कंपाउंड दे देते हैं जैसे NaCl। ठीक, तो NaCl जो होता है 6.023 गुना 10⁻23। यहाँ क्या हो जाता है ये, तो यहाँ क्या होता है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाता है ये NaCl। ठीक, अगर एलिमेंट रहेगा तो एटम्स लिखेंगे, अगर कंपाउंड रहेगा तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। ये आपका क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। कंपाउंड कहने का मतलब यौगिक। तो इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे। तो कहता है क्या, मोल का डिफिनेशन तो आप जानते ही हैं। कहता है मोल एक प्रकार का रासायनिक मूलभूत मात्रक है जो संख्या, द्रव्यमान और आयतन के पदों में व्यक्त करता हो। तो वही क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। बत्तीस ना, 32 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। 32 नंबर का डिस्प्ले करता है हाइड्रोजन परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो कहता, देखिए सबसे पहली बात, किसी भी परमाणु संख्या में पाए जाने वाले जो मौलिक कण होता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान होता है। ठीक, परमाणु संख्या में जो होता है मौलिक कण जो पाया जाता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन समान होता है। कब,
यह न्यूट्रल अवस्था में होता है, समान होता है। किस में होता है? यह न्यूट्रल अवस्था में। और किसी भी परमाणु विद्युतीय क्या होता है? उदासीन होता है। ऐसा क्यों? किसी भी परमाणु में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल अवस्था में होता है। न्यूट्रॉन का ये सब का चार्ज कितना होता है? न्यूट्रल अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। डी नंबर का ऑप्शन क्या है इसमें? प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। यह कब होता है? न्यूट्रल अवस्था में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, इसका सॉल्यूशन देखिए। 33 नंबर का क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे है। तो 33 नंबर का कहता है कैल्शियम कार्बोनेट को तप्त करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक, निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट ना, तो CaCO3 इसको क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, यानी गर्म करने पर यह क्या क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? CO2। कैल्शियम ऑक्साइड इसके बाद क्या बनेगा? ये Cl2। इसका फॉर्मूला वेट आपको पता होगा। फॉर्मूला वेट जो होता है तो कैल्शियम का जो होगा, इसके लिए कैल्शियम का 40 और इसका कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है इसका? 16×48 ना, 16×48, ये सब मिलकर कितना होगा? 100। इसको चलिए फॉर्मूला वेट कर देते हैं। फॉर्मूला वेट अब याद रहेगा ना। तो कैल्शियम का 40 और कार्बन का 6, कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का कितना? 16 और 16 कितना हो गया? 48। और इसका कितना होगा? कैल्शियम का कितना? 40 और इसका ऑक्सीजन का कितना? 16 ना, ये कितना होगा? 56। ये कितना होगा? 56। तो कहता है क्या? 100 ग्राम को जो हम गर्म करेंगे तो 56 ग्राम मिलेगा। 100 ग्राम को जो अगर हम गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड हमको कितना प्राप्त होगा? 56 ग्राम प्राप्त होगा। कितना ग्राम प्राप्त होगा? 56 ग्राम प्राप्त होगा। क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को तप्त करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से बने कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? बी नंबर ऑप्शन होगा। तो बी नंबर ऑप्शन में कितना? 56 ग्राम है ना। हो सकता था 10 का पूछ सकता था, हो सकता था 20 का पूछता। 100 ग्राम को इतना, 100 ग्राम को गर्म करते तो इतना प्राप्त होता है, इसलिए 1 ग्राम का, इसलिए कितना का? 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखिए। 34 का सवाल कहता है क्या? 34 नंबर का सवाल कहता सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है।
तथा इसका परमाणु संख्या 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। कौन सा ऑप्शन है? 11 11 12, ऑप्शन बी में है 12 11 11, ऑप्शन सी में है 11 12 12, ऑप्शन डी में है 11 12 11। देखिए किसका बोला? सोडियम का ना। सोडियम का संकेत क्या इतना होता है? Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। नीचे में जो होता है वो परमाणु संख्या होता है। नीचे में क्या होता है? ये परमाणु संख्या। नीचे में क्या होता है? परमाणु संख्या। और ऊपर में क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ऊपर में क्या होता है? ये द्रव्यमान संख्या। तो चलिए, तो परमाणु संख्या को हम Z से दिखाते हैं। परमाणु संख्या किसको दिखाते हैं? Z से। और द्रव्यमान संख्या को किससे दिखाते हैं? A से। द्रव्यमान संख्या को किससे दिखाते हैं? A से। तो चूंकि Z बराबर आपका कितना है? 11। Z बराबर कितना आपका? 11। A बराबर आपका कितना है इसमें? 23। ठीक। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? A माइनस Z। A माइनस कितना? Z। तो 23 माइनस 11 कितना होगा? ये 12 होगा। ठीक। तो देखिए पहले क्या क्या बोला क्रमशः? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जितना ये है परमाणु संख्या, तो उतना ही न्यूट्रल अवस्था में कितना होता है? सेम ही रहता है। जितना परमाणु संख्या न्यूट्रल अवस्था में होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, 11। और प्रोटॉन की संख्या कितना है? प्रोटॉन की संख्या ये कितना है? 11। ठीक। और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है इसमें? 12। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना है? 12। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 11 11 12। ऑप्शन नंबर आपका ए से है। देखिए कभी कभी सवाल कहता क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको सवाल अपनी तरफ आकर्षित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन देखिए। 35 का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, ध्यान से पढ़िए। 35 नंबर का कहता क्या? स्थिर ताप पर। स्थिर ताप जब भी बोला तो समझ जाइए इसमें किसका नियम? चार्ल्स का नियम। स्थिर ताप मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किससे संबंधित है? चार्ल्स के नियम से। तो कहता है स्थिर ताप पर गैस जो है 760 mmHg दाब पर है, 500 मिलीलीटर आयतन घेरती है, तो 1.520 mmHg दाब पर गैस का आयतन क्या होगा? इसमें क्या क्या पूछता है? वॉल्यूम। ठीक है, चार्ल्स का नियम। ठीक। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक। ये किसने दिया था? बॉयल्स ने। ये किसने दिया था? बॉयल्स ने। ओ हमको उल्टा कहा था, चार्ल्स का नियम कुछ और है। ये किसने दिया था? बॉयल्स ने। बॉयल्स। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो ये किसने दिया था? बॉयल्स ने। ठीक। तो कहता है क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी जो होता है रेसिप्रोकल किसका होता है, 1/, प्रेशर 1/, किसका, प्रेशर का। वॉल्यूम घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो इसको क्या कहते हैं, पी वी बराबर तब क्या हो जाएगा, पी वी बराबर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पी वी बराबर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो होगा क्या, तो P1 V1 बराबर P2 V2 P2 V2। तो सवाल में क्या दिया है, P1 का मान पहला का 760, अब V1 कितना दिया इसमें 500, ठीक। अब P2 का मान बोलिए, दाब कितना है इसमें 1.520 ना, 0 गुना क्या V2, ये क्या है V2। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर, तो 760 गुना 500 होगा ना, 1.520। इसको हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 को 0 ना, यहाँ कितना हो जाएगा ये 3 को 0। तो 760 ये जो कटेगा 2 बार में कटेगा, आपको कितना बार में कटेगा ये 2 बार में, ठीक। ये आपको कितने बार में कटा 2 बार में। ये जो कटेगा आपका कितना बार में 25 बार में, ये कितना में कटेगा आपका 25 बार में, कितना हो जाएगा 25,000 ml। 25,000 क्या हो जाएगा ये ml, 25,000 ml हो जाएगा। तो इसको मिलीलीटर में लेंगे, लीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 250 लीटर, कितना हो जाएगा ये 250 लीटर। बॉयल्स का नियम कहता है क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी रेसिप्रोकल क्या होता है, वो 1/, प्रेशर का 1/, प्रेशर। अब तो ये क्या हो जाएगा, पी वी बराबर जो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, क्या है ये पहले से ये बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें क्या है कांस्टेंट है। तो P1 V1 जो हो जाएगा P2 V2 हो जाएगा। सब तो सवाल में सब कुछ दिया हुआ, वो आपके ऑप्शन में तो है ही डिस्प्ले पर। क्वेश्चन नंबर 36 ना, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, हेलोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। हेलोजन की बाह्यतम कक्षा में, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट पहले जान लेते हैं। हेलोजन वर्ग का तत्व, हेलोजन ग्रुप का जो तत्व होता है वो होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, एट। फ्लोरीन कितना 9, फ्लोरीन कितना 9, फ्लोरीन कितना 17। ऐसे ही हो जाएगा, जैसे इसको कैसे लिखेंगे 2 7 2 7, इसके बाद हम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, इसका कैसे लिखेंगे 2 8 7, इसके बाद हम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन ग्रुप का जो वर्ग होता है, हेलोजन वर्ग का एलिमेंट, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। तो कहता है किसी यौगिक के अणु में द्विबंध होने के लिए क्या आवश्यक है। द्विबंध होने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है तो सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है, जिसको एकल संयोजक बंधक कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का अगर जब दो परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो डबल बॉन्ड होता है। अगर तीन को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो त्रिबंध होता है। 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग होता नहीं है। ठीक, तो जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए O2 है, क्या आपका O2 है, O2 है। इसके एटम के हम कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसके बाद हम कितना 1 2 3 4 5 6। ये कितना का शेयरिंग किया, दो इलेक्ट्रॉन का। ये कितना का शेयरिंग किया, दो इलेक्ट्रॉन। इधर से भी गिनिए 6, यहाँ से भी गिनिए 6, यहाँ से भी गिनिएगा तो कितना 6। ठीक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कहने का मतलब बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 4 को यहाँ पे क्या बन गया, लॉन पेयर। 4 को क्या बच गया इसमें, लॉन पेयर। 4 को क्या बच गया, लॉन पेयर। यही हुआ द्विसह संयोजक बंध, द्विसह संयोजक बंध। यही आपका डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। डबल, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। डन। समझते जाइए और लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर कितना, 35 का क्वेश्चन कहता है ताप एवं दाब। ताप एवं दाब, ये तो है डिफ्यूजन से, ग्राहम का विश्राम नियम। तो कहता ताप एवं दाब के समान अवस्था में एक ही सच्छिद्र बर्तन से ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का विसरण गतियों का अनुपात होगा। ठीक, तो ग्राहम का विसरण नियम क्या होता है ये समझ लीजिए। ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम का क्या विसरण नियम। तो ये होता है R1/R2, R1/R2 और M2/M1। इसका क्या होता है, ये रूट होता है। ठीक, तो क्या क्या इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ताप एवं दाब ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन RO2, R क्या O2, और उसके बाद क्या हो जाएगा RH2, R क्या हो जाएगा H2। तो यहाँ पर क्या है M2M1 है ना, M2M1, तो हो जाएगा क्या MH2। ठीक, यहाँ क्योंकि यहाँ चेंज है ना, यहाँ M1 होना चाहिए, यहाँ M2 होना चाहिए। तो जो नीचे है उसको, जो ऊपर है उसको नीचे, MO2 हो जाएगा, MO2। इसका क्या हो जाएगा रूट, इसका क्या हो जाएगा रूट। चलिए एक स्टेप और, ये कितना हो जाएगा, यही कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 2, कितना हाइड्रोजन इसमें 2, इसमें कितना 32, इसमें कितना है 32। ये कटिएगा कितना हो जाएगा 1/16, 1/16। ये कट के कितना होगा 1/, कितना 4, 1/ क्या 4। ये हो जाएगा 1/4। ये कितना हो जाएगा आपका 1/4।
4। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, कहता जिस एलिमेंट, देखिए जिस एलिमेंट का मोलिकुलर वेट अधिक होता है उस एलिमेंट का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। जिस एलिमेंट का मोलिकुलर वेट अधिक होता है तो उस एलिमेंट का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह ग्राहम का विस्तार नियम R1 बटा R2 और M2 बटा M1 इसके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये बात याद रहना चाहिए, जिस एलिमेंट का मोलिकुलर वेट अधिक होगा उस एलिमेंट का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। चलिए 39 नंबर की क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कहा गया है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को लिख दें क्या? आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो पिता है, इसका जो पिता है, इसके पिता का क्या नाम है? भोसले साहब। और मेंडलीव का जो आवर्त सारणी होता है, मेंडलीव का आवर्त सारणी ये किसके आधार पर सजाया गया है? परमाणु भार के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर सजाया गया है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है परमाणु भार के आधार पर, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? भोसले साहब। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण होता है ना, परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। और परमाणु संख्या आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या होता है आवर्त सारणी का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व मिलेगा ही। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या जो था आवर्त फलन होते हैं किसके? आधुनिक आवर्त सारणी के, अर्थात परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्व आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना? 40 नंबर क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे। कहता है क्या? किसी गैस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन 300 ml है, तो दाब को स्थिर रखने पर, यहाँ क्या बोला? दाब को स्थिर रखने पर। दाब जब भी स्थिर होगा तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स नियम। दाब स्थिर होगा तो किसका नियम है? ये चार्ल्स का नियम है। ठीक, रखते हुए उस गैस का तापमान 127 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा? चलिए सवाल पे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट
टेम्परेचर। इसका जो पिता है वो है चार्ल्स, चार्ल्स लॉ। ये क्या है? ये चार्ल्स लॉ। भी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। बस 10 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में होगा तो इसको चेंज करके किस में ला लेना है? केल्विन में। तो V/T जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? V1T1 बराबर क्या हो जाएगा? V2T2। क्या हो जाएगा? V2T2। V2T2। तो कितना है? 300 ml आता है ना। वॉल्यूम कितना है आपका? 300 ml। 300 ml। ठीक। और टेम्परेचर कितना इसका? 27। 27 में आप क्या कीजिए? केल्विन 273 को ऐड कीजिए। केल्विन 273 को ऐड कीजिए। ठीक। और V2 इसमें नहीं है। V2 नहीं है। और टेम्परेचर कितना डिग्री है? 127। इसमें भी कितना को ऐड कीजिए? 273 को। ठीक। तो 300 बटा कितना हो जाएगा? 300 बराबर कितना हो जाएगा? V2 बटा कितना हो जाएगा आपका? ये 400। कितना? इससे ये ख़त्म हुआ। तो V2 जो निकल के आएगा आपका, V2 जो निकल के आएगा आपका 400 ml आएगा। कितना होगा ये? 400 ml। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये किसका नियम है? चार्ल्स का नियम है। भी जो होता है समानुपाती होता है किसका? टेम्परेचर का। अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब वैसे टेम्परेचर किस में होनी चाहिए? केल्विन में। तो जब इसको कांस्टेंट करेंगे, किसको कांस्टेंट करेंगे? किसको? टेम्परेचर को। नो, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो V/T क्या हो जाएगा? T। तो इस फार्मूला क्रिएट होगा क्या? V1/T1 और V2/T2। पहला दिया हुआ था वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? 300 डिग्री। 300 ml ना, सॉरी, कितना? 300 ml। अब पहला टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको किस में चेंज किए? केल्विन में। तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं केल्विन में चेंज करना है। अब V2 तो दिया हुआ है नहीं, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इसका? 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी किस में चेंज किए हैं? केल्विन में। आ गया आंसर। 300 है, इसको ऐड कीजिएगा तो 300 यहाँ आएगा। V2 है, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 700। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि आवर्त सारणी में किस आवर्त का अंतिम सदस्य निम्नलिखित में कौन सा है? आवर्त सारणी का कोई भी जो पीरियड होता है ना वो छा धातु से शुरू होता है और क्रिया जस पे जाके क्या होता है? एंड करता है। ठीक, लिख देना। आवर्त सारणी का कोई भी पीरियड पीरियड छा धातु से शुरू होता है और वह अक्रिय गैस पर खत्म होता है। अक्रिय गैस पे क्या होता है? खत्म होता है। अब जानिए अक्रिय गैस है कौन कौन सा? इनर्ट गैस, जैसे हो गया आपका हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और ये क्या, रेडॉन। इसी को बोलते हैं जीरो ग्रुप एलिमेंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट, जीरो ग्रुप एलिमेंट। मॉडल कॉन्सेप्ट के आधार पर मॉडल लिखिए देते हैं, मॉडल कॉन्सेप्ट के आधार पर ये 18वां है, क्या है ये, 18वां ग्रुप का एलिमेंट, या तत्व बोलता है, एलिमेंट या तत्व। देखिए, आवाज सारणी का कोई भी जो पीरियड होता है ना, वो छादाती से प्रारंभ होता है और किस में जाके ख़त्म होता है, अक्रिय गैस पे जाके ख़त्म होता है। अक्रिय गैस कौन कौन सा है आपका, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो ये सब इनर्ट गैस को ही क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट। और इसको मॉडल कॉन्सेप्ट के आधार पर 18वां ग्रुप का जो तत्व कहा गया है। मॉडल कॉन्सेप्ट पे किसको क्या कहा गया है, 18वां ग्रुप का तत्व कहा गया है। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। सबसे पहले देखिए, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है ना, ऑक्सीकरण की जब भी बात बोला जाए, इसमें कम से कम 5 कंडीशंस हैं। कितने कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस। हम 10th में भी पढ़े थे, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण अवकरण है, पढ़े थे ना, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। एक डिफिनेशन और भी था कि रियल्स और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एटम्स विथ कंबाइंड्स द अदर एटम। सेम परमाणु के साथ नहीं करेगा, जैसे Cl2, जैसे इसका O2 गया, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। जैसे Cl2 सेम परमाणु है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे N2, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, 0 होगा। इसका 5 कंडीशंस है। होता है क्या, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जो संयोग की क्रिया होता है, ऑक्सीकरण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जो संयोग की क्रिया होता है वो ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन जो होता है, ठीक, और ऑक्सीजन क्या है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑक्सीजन आपका क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। समझा देते हैं बढ़िया से ये क्वेश्चन। ऑक्सीजन आपका क्या है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक, ऑक्सीजन आपका क्या है, ये इसको बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑक्सीजन क्या है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और दूसरा अगला बात क्या कहता है, या दूसरा बात, हाइड्रोजन का हटना है, विद्युत धनात्मक तत्व का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ये विद्युत धनात्मक तत्व का हटना, ये भी कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो आप तो ये बात जानते हैं, मेटल्स आर जनरली पॉजिटिव, मेटल्स आर ऑलवेज जनरली पॉजिटिव। मेटल्स हमेशा, धातु हमेशा प्रायः क्या होती है, धनात्मक होती है। मेटल्स आर जनरली पॉजिटिव, धातुएं हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, ये तो बात सही है। ऑक्सीजन का जो योग है तो वो तो ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का हटना भी क्या है, ये हाइड्रोजन का हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। धातुओं का निष्कासन, धातु कहने का मतलब क्या,
धातु, धातु का निष्कासन करने का मतलब क्या? धातु का निष्कासन मतलब क्या हुआ? धातु, जैसे कोई भी धातु लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्या है? धातु है क्या? धातु। हाइड्रोजन क्या है? धातु। तो हाइड्रोजन का हटना। और देखिए अधातु का निष्कासन, अधातु का निष्कासन, अधातु क्या? अधातु क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुटना ना होगा, तो यहाँ क्या होगा आपका? अधा अधातु का हटना। अधातु में क्या आएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हटेगा नहीं, इसका निष्कासन होगा संभव? तो नहीं है संभव। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग की क्रिया ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ऑक्सीजन एक क्या आपका? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीकरण की क्रिया, तब कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या आपका? ऑक्सीकरण की क्रिया है। हाइड्रोजन के बारे में भी आप जानते हैं, हाइड्रोजन का हटना ये भी ऑक्सीकरण है, और विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। और विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है उसका भी हटना क्या आपका? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी नंबर ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पर। तथा प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण सांद्र अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो अम्ल का नाम बताएं। अम्ल का नाम बताएं। अम्ल का नाम बताएं। सोडियम क्लोराइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड ना, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड प्लस क्या? सांद्रम करने का मतलब H2SO4। इसको जो गर्म करेंगे तो MnCl2 होगा। Mn कितना? Cl2। और उसके बाद क्या हो जाएगा? NaHSO4 है। उसके बाद क्या निकलेगा इसमें? Cl2 बचेगा क्या इसमें? Cl2। ये जो होता है, ये जो है हाँ, तो बचता क्या है? डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो अम्ल का नाम बताएं। सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सी नंबर। सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, MnCl2 बनता है, और Na सोडियम सल्फेट और क्लोरीन बनता है। चौवालीस नंबर का क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कहता है क्या प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ठीक, प्रयोगशाला में ना बोला तो किसमें उपयोग बोलता है? प्रयोगशाला में सल्फर गैस ना, कॉपर, ठीक, कॉपर प्लस H2SO4, कॉपर प्लस क्या? H2SO4। तो ये क्या बनेगा? CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2, सल्फर ऑक्साइड। तो इसको जो ये H2SO4 है
इसी को कहते हैं कॉन्क में काम कर रहा है, किसमें काम करता है, CNC कॉन्क। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। तथा नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, कौन सा यौगिक, नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इसमें होता है अमोनियम सल्फेट, सी नंबर ऑप्शन। जैसे NH4 अमोनिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक, SO4 यह उर्वरक के रूप में काम करता है, किसके रूप में, उर्वरक के रूप में, ठीक। और नाइट्रिक अम्ल तो जानते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला कहते हैं HNO3, ठीक। और TNT जो होता है टाई नाइट्रो टाइलुइन, इसका मतलब TNT जो होता है TNT यह जो काम करता है किसके रूप में, विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक बम बनाने में, विस्फोटक बम बनाने में, विस्फोटक बम बनाने में, बनाने में। जिसको कहते हैं ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, इसी को बोलते हैं ट्राई, ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रो टॉलुइन, टॉलुइन, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। इसको किस में किया जाता है, विस्फोटक के रूप में। और उर्वरक के रूप में ना पूछा हमको, तो उर्वरक के रूप में क्या पढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। उर्वरक करने का मतलब फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कहाँ यूज होता है, खेत में। चलिए आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो बेल आइकन को भी दबा के रख दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो जो अपडेट होगा वो आपके पास तक अच्छे से पहुंच पाए। और हम बोल दिए 1 अप्रैल से जो है, ठीक, आपका रेगुलर क्लास होगा, रेगुलर क्लास फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथ का होगा, ठीक। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ। आपका अरिहंत पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन का टोटल बुक से, टोटल बुक्स का सवाल जो होता है वो सॉल्व करवाया जाएगा। टोटल बुक का एक एक सवाल पे डिस्कशन होगा, जैसे इसमें डिस्कशन करते हैं इससे बेहतर तरीके से उसमें डिस्कशन होगा। और 110% हम गारंटी लेते हैं, एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप अपने से क्वेश्चन को बनाइए। 110% हम कहते हैं, आपके दावे के साथ कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं, उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपसे क्वेश्चन बनेगा, निश्चित बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक, या मेरे व्हाट्सअप नंबर है या तो मेरा टेलीग्राम है, तो आप किन्हीं भी क्वेश्चन भेजिए, हम यहाँ से सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक। आपका 1 अप्रैल से अरिहंत का बुक ख़त्म होगा और आपका जून में एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक। हम कवर करने का प्रयास करेंगे जितना हमसे कवर हो सके, ठीक। वही होगा कि बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लास ज़्यादा देर का लेना होगा, 1 घंटा के बजाय 1.5 घंटा, 1.5 घंटा के बजाय 2 घंटा, ठीक। और पैरामेडिकल के लिए, पैरामेडिकल का जो बात रहा, तो पैरामेडिकल वाला भी कुछ खास सोचना नहीं है, ठीक। मैथ का दोनों का सेम ही चलेगा, फिजिक्स का भी सेम ही चलेगा, केमिस्ट्री का सेम ही चलेगा। उसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा आपका, जीके आएगा, जीएस आएगा, ठीक। हिस्ट्री सिविक्स से मतलब क्वेश्चन आएगा, अब हिंदी रहता है, क्या आता है, इंग्लिश रहता है,
तो हिंदी इंग्लिश अच्छे से बता देंगे। ठीक ठीक। ये जो होगा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का, ये पॉलिटेक्निक के लिए। आप पैरा मेडिकल का भी लीजिएगा तो यही बुक लीजिएगा, अरिहंत का ही। हर एक क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। और ITI का बुक लीजिएगा, ITI का, ठीक, ITI का ये भी लीजिएगा तो इसी पब्लिकेशन का। ये तीनों बुक का एक एक सवाल पे डिस्कशन होगा। ठीक, थ्योरी कंप्लीट होगा, आप अपने से सवाल बनाइए, सवाल 100% बनेगा। जो सवाल में दिक्कत होगा वो आप मेरे व्हाट्सएप पे वो सवाल का फ़ोटो खींच के क्लिक करके भेजिए, हम बता के भेज देंगे यहाँ से। ठीक, जय हिंद।